वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज राइट। इसमें हमने कल्चर वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। ऑलरेडी मैंने आपको मीनिंग से लेकर के इंपॉर्टेंस तक करवा दिया है। टाइप्स भी सारे हमने 1 बाय 1 सभी वीडियोज में कवर अप कर लिए थे, है ना। इसके बाद जो है ना अभी मैं आपको जो है वो मॉडल स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। मॉडल्स में मैंने आपको ऑक्टापेस मॉडल करवा दिया था। इसके बाद अभी हम आज करेंगे हॉफस्टेड मॉडल। हॉफस्टेड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझना, इसको भी अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हॉफस्टेड कल्चर मॉडल है। इसमें ना सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ ये कल्चर बोलता क्या था। अभी देखो, अभी हर एक कंट्री का जो कल्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। अपने इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग होगा, सभी कंट्रीज का जो कल्चर रहता है वो डिफरेंट रहता है। अभी जैसा जिस कंट्री का कल्चर होगा वैसा उस कंट्री के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी अपन इंडिया में पले पड़े हैं तो इंडिया के कल्चर का अपने ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस आता है ना। बचपन से आपका जैसे आप है, मैं है, हम सब अभी इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रह भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी बचपन से लेकर यहाँ तक पले बड़े हैं तो वैसे ही अपनी पर्सनैलिटी और थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस आ जाता है। अभी फिर बड़े होके हम लोग काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे भी वैसा ही बिहेव करेंगे, वहाँ पे भी वैसा ही एक्ट करेंगे, तो इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। हर एक कंट्री का जो कल्चर होता है उसका इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ता है और अल्टीमेटली फिर वहाँ के लोगों के काम पे पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। डन। तो यही तो हॉफस्टेड कल्चर मॉडल बोलता था कि इन्होंने हॉफस्टेड जी ने इसी चीज़ के ऊपर स्टडी की थी कि जो डिफरेंट कंट्रीज का कल्चर होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के लोगों पर, वो लोग कैसे काम करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी चीज़ को यहाँ पे हॉफस्टेड ने स्टडी किया था, ठीक है। बेसिकली ये मॉडल यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर ऑफ डिफरेंट नेशंस, यानी कि अलग अलग हर एक नेशन का जो कल्चर होता है वो डिफरेंट रहता है, तो उसको बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ये मॉडल यूज किया जाता है। और साथ ही साथ ये चेक करने के लिए कि वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, वहाँ के जो ट्रेडिशन है किसी भी कंट्री के, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर, वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बेसिकली देखने के लिए यहाँ पे हॉफस्टेड जी ने पूरा रिसर्च वर्क किया था, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली उन्होंने यहाँ पे 6 डायमेंशंस निकाले थे अपने मॉडल के अंदर। डन। इंट्रोडक्शन समझ आया। अभी हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर बेसिकली ना डच मैनेजमेंट रिसर्चर थे जिनका नाम है गियर्ट हॉफस्टेड। जिनका नाम था क्या, गियर्ट हॉफस्टेड। उन्होंने ना एक बुक लिखी थी, पब्लिश की थी, जिसका नेम था कल्चर्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि कल्चर के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या रिजल्ट निकल करके आते हैं, है ना, क्या आउटकम्स रहते हैं। तो बेसिकली कल्चर कॉन्सिक्वेंसेस बुक के अंदर इन्होंने ये मॉडल दिया था। 1980 के अंदर ये मॉडल डेवलप किया था। अब ऐसे तो डेवलप कर नहीं दिया होगा, है ना, पहले को रिसर्च वर्क किया होगा, अच्छे से पूरा इसकी कुंडली निकाली होगी, अच्छे से रिसर्च वर्क किया होगा, देन ही ये मॉडल दिया होगा, देन ही बुक पब्लिश की होगी। तो उसकी हम थोड़ी सी रिसर्च वर्क की हिस्ट्री पे चलते हैं। हॉफस्टेड ने ना, हॉफस्टेड बेसिकली IBM कंपनी है, उसमें काम करते थे। IBM एक ना वर्ल्ड लेवल की कंपनी है जिसकी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ब्रांचेज है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इसकी ब्रांचेज हैं IBM कंपनी की। तो वहीं पे हॉफस्टेड काम करते थे। काम करते करते ना 1967 से लेकर के 1973 के बीच में उन्होंने एक रिसर्च वर्क किया, IBM के एम्प्लॉयज को पकड़ा रिसर्च वर्क करने के लिए, ठीक है, कि हाँ भी जिस भी कंट्री में IBM की कंपनी की ब्रांच है ना, हर एक कंट्री से, मतलब कुछ एक इन्होंने कंट्रीज ली थी, लगभग मोर देन 50 कंट्रीज इन्होंने ली थी, जहाँ पे IBM की ब्रांचेज हैं, वहाँ के जो है वो एम्प्लॉयज़ को इन्होंने लिया और उस पर उन्होंने रिसर्च वर्क किया कि कैसे आपकी कंट्री का जो कल्चर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके ऊपर आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस है, उसको इम्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये कंडक्ट किया था उन्होंने स्टडी, हॉफस्टेड ने। डन। इतना समझ आया। और जब उन्होंने यहाँ पे स्टडी कर पूरा हटे उसके बाद उन्होंने 4 डायमेंशंस निकाले थे, दैट इज कॉल्ड 4 डायमेंशंस पावर डिस्टेंस इंडेक्स, देन इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, देन अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, और 4th नंबर पे आता है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। ये 4 उन्होंने निकाले थे। अभी आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया कि 6 डायमेंशंस दिए थे, तो जो बाकी के 2 डायमेंशंस है वो उन्होंने थोड़े टाइम बाद निकाले थे, ठीक है। इसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या हुआ ना, माइकल हैरिस बॉन्ड थे, एक रिसर्चर थे, उन्होंने और उनके कॉलीग्स ने मिलकर भी ना एक कल्चर के ऊपर स्टडी किया, ठीक है। तो अभी जब उन्होंने कल्चर के ऊपर स्टडी किया, कर पूरा हटे, रिजल्ट निकाल लिया, तो उसके जो रिजल्ट उन्होंने निकाला ना, माइकल ने निकाला,
उसके रिजल्ट को स्टडी करके उसके रिजल्ट के बेसिस पे हॉफस्टेड ने सोचा भी 4 डायमेंशन ये वाले तो कम है, इसके अंदर एक और डायमेंशन ऐड होना चाहिए जिसका नाम उन्होंने रखा लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। तो पहले इनके मॉडल में कितने थे, 4 डायमेंशंस थे। इसके बाद माइकल रिसर्चर थे, उन्होंने रिसर्च वर्क किया था, उसके जो मतलब रिजल्ट निकल करके आया उसके बेसिस पे हॉफस्टेड ने अपने ही मॉडल को रिवाइज किया, रिवाइज करके 5th जो डायमेंशन है उसको ऐड कर दिया। डन, यहाँ तक हुआ क्लियर। इसके बाद चलते हैं आगे। अभी हो गए टोटल कितने, 5 डायमेंशंस। आफ्टर फ्यू ईयर्स, इसके भी आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर एक और रिसर्चर थे जिन्होंने बैठे बैठे कल्चर पे स्टडी किया, जिनका नेम था माइकल मिंकॉफ। ठीक है, तो इन्होंने ना रिसर्च वर्क जब किया तो इन्होंने भी रिसर्च वर्क किया, इन्होंने भी रिजल्ट निकाला। तो इसके रिजल्ट के बेसिस पे हॉफस्टेड ने अपना दिमाग दौड़ाया और एक और डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया जिसका नाम था इंडल्जेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट। ठीक है, इसको फिर से उन्होंने बैठे बैठे अपने मॉडल को रिवाइज कर दिया, जिसमें पहले 5 डायमेंशंस थे, उसमें 6th वन को भी ऐड कर दिया। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, इसको ज़रूर अच्छे से समझ के जाना, पढ़ के जाना। सिंपल सी है वैसे, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। मैंने कोशिश की है कि सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ और लिख सकूँ। हॉफस्टेड थे, उन्होंने पहले खुद की स्टडी किया IBM एम्प्लॉयज़ के ऊपर, इसको IBM स्टडी भी बोलते हैं क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ जो थे वो IBM कंपनी के लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 1967 से लेकर के 73 तक स्टडी किया, 4 डायमेंशंस इन्होंने दे दिए। उसके बाद माइकल की स्टडी के बेसिस पर, माइकल हैरिस बॉन्ड की स्टडी के बेसिस पर इन्होंने अपने ही मॉडल में 5th डायमेंशन ऐड कर दिया। इसके बाद फिर माइकल मिंकॉफ की स्टडी के बेसिस पे इन्होंने अपनी ही मॉडल के अंदर 6th डायमेंशन कुछ सालों बाद, नियर अबाउट 2010 के आसपास जो है वो इन्होंने अपने ही मॉडल के अंदर एक और डायमेंशन जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग में 4 डायमेंशन आए थे और वो कब आए थे, 1980 में आए थे। डन, सारी हिस्ट्री समझ आई। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, अभी हम चलते हैं 1 बाय 1 इसके डायमेंशंस पे कि हर एक डायमेंशन का क्या मतलब है। सबसे जो पहला डायमेंशन आता है ना, वो आता है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। ठीक है, क्या, पावर डिस्टेंस इंडेक्स। अब सिंपल सी चीज़ इसमें ये है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है ना, मतलब जहाँ पे पावर का अंदर ना डिस्टेंस बहुत रहता है, गैप बहुत रहता है, कि सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, जो लोअर पोजीशन पे है उसके पास बहुत कम पावर होगी, जो हाई पोजीशन पे है उसके पास ज़्यादा पावर होगी। तो जहाँ पे ना पावर के अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो गैप बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है पावर डिस्टेंस इंडेक्स, ऐसे कल्चर में ना लोगों की सोच क्या रहती है, या वहाँ का मतलब सिस्टम आप बोल सकते हो, वो वहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसा रहता है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल चलता है। जो लीडर होगा, जो मैनेजर है, बस वही, उसी के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, जैसा वो बोलेगा एम्प्लॉयज़ को वैसा ही करना होगा। एम्प्लॉयज़ के पास कुछ खास पावर होती नहीं है, ठीक है, ना के बराबर पावर होती है। और वहाँ पे जो सिस्टम चलता है वो कैसा चलता है, हायरार्किकल सिस्टम चलता है, मतलब टॉप, मिडल, देन लोअर, प्रॉपर वो जो फ्लो में, कम्युनिकेशन फ्लो में सब कुछ चलता है ना, काम वगैरह, वैसा सिस्टम चलता है। जितनी बड़ी पोजीशन उतनी बड़ी पावर, ऐसा सिस्टम यहाँ पे रहता है। डिफरेंसेस रहता है पावर के अंदर, ठीक है, इनइक्वालिटी रहती है पावर के अंदर। और जहाँ पे पावर डिस्टेंस इंडेक्स कम होगा, दैट मीन्स पावर के अंदर जो है ना डिस्टेंस है, पावर के अंदर जो गैप है वो क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, कम रहेगा। अब पावर के अंदर गैप ही नहीं है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट सबकी पावर क्या है, सेम है। यही मतलब हो गया ना कि सबकी पावर सेम ही है। कौन मतलब लोअर पोजीशन पे है, कौन अपर पोजीशन पे है, कौन सीनियर, कौन जूनियर, सारे एक जैसी है ना, भाईचारा होता है सब में। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हाँ भी सब अच्छे से काम करो, परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, भले ही वो लोअर लेवल पे है, तो उसको पावर दो कि अपने वो डिसीजंस ले सके, उसको थोड़ी पावर दो। तो ऐसा सब कल्चर यहाँ पे इनकरेज किया जाता है। ठीक है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिस्टम होगा, मतलब लगभग सबकी पावर एक जैसी सी रहती है। ठीक है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल रहता है। यहाँ पे लीडर तो देखो होंगे, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर तो रहते ही हैं, बट उनको समझा नहीं जाता सीनियर जूनियर जैसा, सबको एक जैसा से समझा जाता है। मैनेजमेंट करना है तो उनमें भी डिसीजंस लेने हैं, तो प्रॉपर ऐसे ना एम्प्लॉयज़ को अच्छे से पार्टिसिपेट करवाया जाता है। डन, यहाँ तक आया समझ। इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड डायमेंशन पे। सेकंड डायमेंशन है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इसमें क्या रहता है ना, सिंपल सी एक चीज़ है कि जिस कंट्री में ना ऐसा कल्चर रहता है कि जहाँ आपके लोग जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, कि हाँ भी आई पे फोकस करते हैं बस, हाँ कि लाइक भाड़ में जाने दो सबको, बस मैं तो मेरे ऊपर फोकस करूँगा। ठीक है, तो ऐसा सब कल्चर यहाँ पे रहता है। आई के ऊपर फोकस किया जाता है, पर्सनल गोल्स को ही ऊपर रखा जाता है। ग्रुप गोल्स को यहाँ पे कुछ कंसीडर लोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स को यहाँ पे लोग कंसीडर करते हैं।
ठीक है। और जहाँ पे कलेक्टिविज्म रहता है वहाँ पे क्या रहता है, वी वाला कल्चर रहता है। इसका अपोजिट कर दो, वहाँ पे ग्रुप का कल्चर रहता है कि हाँ भी हम लोग सभी मिलजुल के काम करेंगे, सब एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे ग्रुप गोल्स को ऊपर रखा जाता है, ये सोच के कि पर्सनल गोल्स तो अचीव हो ही जाएंगे अपने आप, है ना। तो हम लोग ग्रुप का सोचते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ भी सेल्फ सेंटर्ड होकर सिर्फ और सिर्फ हम खुद का सोचेंगे, सबका सोचा जाता है। देन यहाँ पे कंट्री का कल्चर अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे के जो लोग हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ का कल्चर भी ऐसा बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री लाइक इंडिया में ले लो, तो इंडिया में फिर भी जैसे मतलब थोड़ा कलेक्टिविज्म जैसा माहौल रहता है, सब लोग जो है वो मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब मतलब अपनी धुन में मस्त है सारे के सारे, ऐसा नहीं होता, सबको एक दूसरे में थोड़ा इंटरेस्ट भी रहता है ना, कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो वैसा थोड़ा कलेक्टिविज्म वाला माहौल रहता है, तो यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में भी फिर वैसा ही माहौल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। इसमें ना सबसे पहले आप इसमें मीनिंग समझना कि अनसर्टेनिटी को हम लोग अवॉइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मतलब कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, अनसर्टेनिटी हमें नहीं चाहिए, अनसर्टेनिटी को हम अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। तो वहाँ पे मतलब अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जहाँ पे लोगों का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, हमें सेफ प्ले करना है, ठीक है, हमें कुछ इनोवेशंस नहीं चाहिए, हमें सब कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग करना है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। साथ ही साथ जो है हम लोग फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है ना उसको थोड़ा कम कर सकते हैं अच्छे से प्लानिंग करके। यहाँ पे बेसिकली ना लोगों का ये एटीट्यूड रहता है कि हमें सेफ प्ले करना है, सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ है। जो भी मतलब चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, इनोवेशन है, इसको ये लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी को अवॉइड किए जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स एकदम ज़्यादा होगा। इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो इसका, कि जहाँ पे लो होगा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, मतलब वहाँ पे अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं किया जा रहा, वहाँ पे अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं किया जा रहा, लो है वहाँ पे। मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि भाई हम लोग फ्यूचर को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग अनसर्टेनिटी को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ होनी है वो तो होनी है ना, व्हाट इज बाउंड टू हैपन विल हैपन, जो चीज़ लिखी है वो चीज़ होगी। हाँ ये चीज़ें हम थोड़ा बहुत प्लानिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मौके पे चीज़ों को मतलब नेगेटिव आउटकम्स से बचने के लिए हम उस चीज़ के लिए वर्क कर सकते हैं, बट हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि लाइक फ्यूचर चेंज होगा, फ्यूचर में चीज़ें चेंज होंगी, डायनेमिक होता है फ्यूचर, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी चीज़ें चेंज होंगी, वैसे वैसे हम लोग रूल्स में भी चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा से ना हार्ड एंड टफ और स्ट्रिक्ट टाइप के रूल्स यहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बस मतलब टॉलरेट कर लेते हैं वो लोग, हाई टॉलरेंस पावर होती है रिस्क के लिए या फिर अनसर्टेनिटी के लिए, इनोवेशंस को इनकरेज किया जाता है ऐसे कल्चर में, ठीक है। देन यहाँ तक आया समझ। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। इसमें क्या रहता है ना, मतलब जहाँ पे मैस्कुलिनिटी रहती है वहाँ पे तो ना लोगों का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि ना भी ना मतलब लाइक हम जैसे हमें टॉप पोजीशन पे जाना है, हमें रिवॉर्ड्स चाहिए, हमें अच्छा स्टेटस चाहिए, अच्छा पैसा कमाना है, हमने सब कुछ अचीव करना है, मतलब थोड़ा कंपटीशन, मतलब सबसे बेटर करना है। हर एक लोगों का यहाँ पे एटीट्यूड यही रहता है कि हम लोग दूसरे से बेटर करें, थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल भी रहता है। और अचीवमेंट की तरफ, सक्सेस की तरफ, जो मटेरियल रिवॉर्ड्स होते हैं उनकी तरफ लोगों का जो फोकस है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जहाँ पे फेमिनिटी रहती है वहाँ पे ये होता है कि भाई थोड़ा कम कमा लेंगे तो भी क्या ही हुआ, है ना। मतलब एटलीस्ट लाइफ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस किया जाता है, काइंडनेस के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पे तो कई बार क्या होता है कॉम्पीट करने के चक्कर में मतलब कई बार किसी का बुरा भी कर दिया जाता है, पॉलिटिक्स भी कर ली जाती है, मैनिपुलेशंस भी की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो बट यहाँ पे फेमिनिटी में क्या होता है कि एक दूसरे की केयर की जाती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं भी, और साथ में एक ना जो लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। भले ही थोड़ा स्टेटस कम होगा, अचीवमेंट कम कर लेंगे, पोजीशन थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा माहौल रहता है। इसके बाद हम लोग लास्ट जो 5th वन है और 6th वन है जो बाद में आए थे, दोनों के दोनों डायमेंशंस, उस पर चलते हैं। सबसे पहले इसमें लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, 5th डायमेंशन है जो ये दिया था, बहुत सिंपल सा डायमेंशन है ये।
जहाँ पे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन कल्चर रहता है वहाँ पे जो लोगों का एटीट्यूड रहता है, लोगों की जो सोच रहती है वो ये रहती है कि थोड़ा सेविंग्स करके चलो, थोड़ा रिस्क फ्री चलो, लॉन्ग टर्म का सोचो, थोड़ा सा मतलब एक हमें भले ही आज जो है वो कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है जो भी है, बट हमें लॉन्ग टर्म का ज़्यादा सोच के चलना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है। शॉर्ट टर्म वाले ये सोचते हैं कि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, बस हमें शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए, जैसा कमा रहे हैं जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर देंगे, है ना। कई लोग होते हैं ना बस कमाते जाओ खर्च करते जाओ, कई लोग होते हैं सेविंग करके चलते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। कंट्रीज में भी अगर हम कल्चर की बात देखें तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोगों का ऐसा एटीट्यूड रहता है कि हाँ भी हमने सेव करना है ज़्यादा, है ना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी कल्चर रहता है जहाँ पे बस ठीक है लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते हैं, बस जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर दो, ठीक है। ये होता है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। इसके बाद हम लोग लास्ट पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडल्जेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है ना, इंडल्जेंस आपने ना कई बार देखा होगा कि जैसे ना आपने 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी शायद, उसमें भी जैसे ये चीज़ है कि हाँ भी मतलब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, तो मतलब पहले से ही पेरेंट्स सोच के रख लेते हैं कि क्या बनना है कैसे करना है ना। यहाँ पे बच्चे ने क्या करना है, उसकी क्या इच्छा है, उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता है। वहाँ पे रेस्ट्रेंट वाला कल्चर रहता है, यानी कि जो इच्छाएं होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं, उसको सप्रेस किया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। और यहाँ पे हर एक लोगों को यही होता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स चले आ रहे हैं, जो मतलब अपनी कंट्री का कल्चर चला आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने भी चलना है। सारे ही ऐसे करते हैं, है ना, तो हम भी वैसा ही करेंगे, तो वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चला जाता है, नॉर्म्स में बंधे होते हैं लोग। बट यहाँ पे जो इंटेलिजेंस जैसा कल्चर रहता है वहाँ पे ना जो करना है कर लो, है ना, आपकी मर्जी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सिंगर बनना है सिंगर बनो, पेंटिंग करनी है, डिज़ाइनर बनना है डिज़ाइनर बनो, डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है, जो बनना है आपने बनो। वहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, मतलब अपने तरीके से आपने जो भी चीज़ें करनी है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप वो चीज़ कर सकते हो। मतलब लाइक वो लाइन है ना, मतलब डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। यहाँ पे फ्री होते हैं लोग कि जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़ आप करो, नॉर्म्स के अंदर बंधे नहीं होते हैं लोग, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करें तो अब किसी कंट्री का कल्चर ऐसा है जहाँ पे मतलब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ा वैसा है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में भी कहीं ना कहीं रहेगा थोड़ा कि सीनियर्स जो लोग हैं वही अपनी चलाएंगे, राइट। सीनियर जो लोग हैं वही अपनी चलाएंगे। एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई आइडियाज़ हैं, कोई सजेशंस है, सबको सप्रेस कर दिया जाएगा कि आपके मन की नहीं चलेगी, आप अपने मन की अपने मन तक ही रखो, ठीक है। ऐसा किया जाता है रेस्टोरेंट में। और जहाँ पे इंडल्जेंस रहेगा, इंडल्जेंस में क्या रहता है कि हाँ भी एम्प्लॉयज़ को भी वेलकम किया जाता है, उनके सजेशंस को, उनके आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप काम हमें करके दे दो बेस्ट तरीके से, जैसे करना है करो, जैसी आपकी इच्छा है वैसे काम करो, बस हमें काम से मतलब है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे इस तरीके से करो या उस मेथड से करो, हम उस चीज़ों में आपको बाउंड नहीं करेंगे, जैसे करना है करो, बस काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा रहता है वहाँ पे इंटेलिजेंस में। और जहाँ पे रेस्टोरेंट में रहता है ना, थोड़ा दबदबा रहता है, थोड़ा रोब रखते हैं जो सीनियर लोग हैं, और उनको ये होता है कि हाँ भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे अकॉर्डिंग ही काम करें। डन, आया समझ। तो ये हो गए जी अपने 6 के 6 डायमेंशंस पूरे। इसके बाद जो हॉल्स कल्चर आएगा, अगला जो मॉडल आएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।